प्यारे दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे और उसके आंसर को जानने की कोशिश करेंगे। आज हम इस सेशन में कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी के से संबंधित प्रश्न को लेकर आए हैं। आइए दोस्तों देखा जाए। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। ए ऑप्शन प्रधानमंत्री में, बी उपराष्ट्रपति में, सी राष्ट्रपति में, डी भारत के गृह मंत्री में। तो बताइए दोस्तों सही ऑप्शन क्या होगा? भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। राष्ट्रपति में, प्रेसिडेंट में भारतीय संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित है। इसका जिक्र हमको कहाँ मिलता है? तो अनुच्छेद, इसका जिक्र हमको अनुच्छेद 53 में मिलता है। कहाँ मिलता है दोस्तों? अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में जो है इसका जिक्र हमको मिलता है। अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया? भारतीय संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वह क्या है? राष्ट्रपति में निहित होगी। भारतीय संघ, तो भारतीय जो संघ है अनुच्छेद 1 की अगर बात करेंगे तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। ठीक है, ये चीज वहां पर प्रोविजंस दिया गया है। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? राष्ट्रपति में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रधानमंत्री का जो अपॉइंटमेंट है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 75 क्लाज 1 है, अनुच्छेद 75 का जो क्लाज 1 है उसमें राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के जो है अपॉइंटमेंट जो है किया जाता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचन मंडल के द्वारा जो है किया जाता है। भारत के गृह मंत्री, इसका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री के सलाह पर। तो ठीक है दोस्तों, पहले क्वेश्चन को हम लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, न्यूनतम आयु की पूछ रहा, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? ए ऑप्शन दिया है 30 वर्ष, बी ऑप्शन 35 वर्ष, सी ऑप्शन दिया है 25 वर्ष और डी ऑप्शन दिया है 40 वर्ष। बताइए क्या ऑप्शन सही है? मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए? तो सही आंसर हो जाएगा बी 35 ईयर्स, 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब 30 वर्ष बताइए किसकी आयु होनी चाहिए? तो 30 वर्ष जो है राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए, राज्यसभा का सदस्य और विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। कितना है दोस्तों यहाँ पर? अगर 30 वर्ष हम बात करें किसका होना चाहिए? राज्यसभा, राज्यसभा और विधान परिषद, राज्यसभा और विधान परिषद का सदस्य अगर निर्वाचित होना है किसी को तो मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 30 साल होना चाहिए। और 25 वर्ष किसका होता है? प्रधानमंत्री अगर आपको बनना है तो 25 साल आपका एज होना चाहिए कम से कम। मुख्यमंत्री बनना है आपको तो कम से कम एज कितना होना चाहिए? 25 साल होना चाहिए। इसका मतलब हो गया दोस्तों, अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है, लोकसभा अगर सदस्य बनना चाह रहे हैं या विधानसभा का सदस्य बनना चाह रहे हैं, ठीक है, विधानसभा सदस्य, तो लोकसभा और विधानसभा सदस्य बनने के लिए आपको मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा और विधान परिषद का सदस्य अगर आपको निर्वाचित होना है, बनना है तो कितना होना चाहिए? मिनिमम एज 30 वर्ष होना चाहिए। और बताइए दोस्तों 35 वर्ष अब किसका होना चाहिए? राज्यपाल और उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। तो उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए और राज्यपाल नियुक्त होने के लिए, राज्यपाल का क्या होता है? अपॉइंटमेंट होता है। किसके द्वारा होता है? प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। और उपराष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचन होता है। किसके द्वारा? संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य संख्या के जो होते हैं, संसद के जो दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा क्या है? निर्वाचन किया जाता है। और राज्यपाल का नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों को देख लीजिए। तो दो क्वेश्चन का, दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। और इन लोगों के लिए कितना है? 35 ईयर्स है। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों हम जान गए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। राज्यसभा और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम आयु। और लोकसभा और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए दोस्तों? कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। और ग्राम प्रधान अगर बनना हो, ग्राम प्रधान,
ग्राम प्रधान बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो ग्राम प्रधान, गांव का प्रधान बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। वोट देने का न्यूनतम उम्र कितना है? वोट देना अगर आपको है, जो प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार पे वोट दिया है, तो वोट देने का न्यूनतम आयु कितने है वोट देने का? तो ये कितना दोस्तों? 18 वर्ष है। ठीक है, न्यूनतम आयु से आपका सब चीजें क्लियर हो गया। मिनिमम आयु कितना होता है ये आप जानेंगे। वोट देने का न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 18 वर्ष। ठीक है, ग्राम प्रधान बनने के लिए 21 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए न्यूनतम। ये सब चीजें आप देख लिया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? बताइए दोस्तों, कमेंट में आप बताइएगा कितना क्वेश्चन आपने सही किया। लगभग 12 क्वेश्चन इस सेशन में लाए हैं, उस 12 में आपने कितना क्वेश्चन सही बनाया है। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या? भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? ए ऑप्शन दिया है लोकसभा अध्यक्ष को, बी ऑप्शन राज्यसभा के सभापति को, सी ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, डी प्रधानमंत्री को। बताइए दोस्तों क्या ऑप्शन सही होगा? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। किसको सौंपता है दोस्तों? तो याद होगा सबको, उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को अपना त्याग पत्र जो है ये सौंपते हैं। ठीक है, चलिए तो त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, ऑप्शन में तो वही उपराष्ट्रपति लिखा नहीं है। तब अब क्या किया जाए? तब यहाँ पर थोड़ा सा विचार करेंगे, थिंकिंग करेंगे, तो क्वेश्चन का आंसर आपको मिलने लगेगा कि जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, कौन राज्यसभा के सभापति होते हैं? उपराष्ट्रपति ही तो राज्यसभा के सभापति होते हैं। अनुच्छेद 64 क्या कहता है दोस्तों? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 64 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। पदेन सभापति होते हैं। अगर इतना आपको फैक्ट मालूम था, अगर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर था, अनुच्छेद ना याद रहे तभी आपका कोई बात नहीं है, याद है तो और अच्छी बात है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 64 है, तो अनुच्छेद 64 क्या कहता है दोस्तों? कि जो उपराष्ट्रपति होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे, वह राज्यसभा के काउंसिल ऑफ स्टेट्स के क्या होंगे? पदेन चेयरमैन होते हैं। ठीक है, राज्यसभा की पदेन सभापति होते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में क्या लिखा है? राज्यसभा के सभापति को। तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? राज्यसभा के सभापति को, अर्थात उपराष्ट्रपति को। ठीक है, ये चीज आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाएगा, तो आप भी मत घूम जाइए। क्वेश्चन को आप एग्जैक्ट क्या करेंगे? सही करेंगे, जब आप पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखेंगे। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन देखिए, पॉलिटी से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है काफी लिमिटेड वे में है, चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन सही करके आएंगे एग्जाम में। ठीक है, ये चीजें हो गया। देखिए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को आपका अनुच्छेद 124 में भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। ये चीज है, इसका कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 124 में। जो अनुच्छेद 124 प्रधानमंत्री के बारे में हमको बताया है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होता है, जिसका प्रधान क्या होता है? उसका मुख्य प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, उस मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। ये चीजें आपको हमको मालूम होना चाहिए। और लोकसभा अध्यक्ष, जो लोकसभा स्पीकर होते हैं, जो लोकसभा सदन है, उसके क्या पीठासीन अधिकारी होते हैं। ये सब चीजें आपको मालूम होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, चौथा क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? आहूत मतलब होता है बुलाना। तो लोकसभा और राज्यसभा का जो ज्वाइंट सिटिंग होता है वो किसके द्वारा आहूत किया जाता है, बुलाया जाता है? ए संसद द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी राष्ट्रपति द्वारा और डी उपराष्ट्रपति द्वारा। तो बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा? इसका कौन सा आंसर सही होगा बताइए। लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है, मतलब संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक का आह्वान आहूत किसके द्वारा किया जाता है? तो क्या हो जाएगा सही आंसर? सी, राष्ट्रपति के द्वारा जो है संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो संसद की संयुक्त बैठक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया दोस्तों बताइए? अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 108 में संसद की संयुक्त बैठक का प्रोविजन किया गया है। और संसद की संयुक्त बैठक
के लिए मतलब क्या परिस्थितियां होनी चाहिए, क्या सिचुएशन होना चाहिए। तो 3 सिचुएशन है, केवल 3 सिचुएशन है दोस्तों। तो 3 सिचुएशन क्या है आप बताइए, मन में रिवाइज करिए आप। 3 सिचुएशन क्या है? देखिए, संसद का काम क्या है? संसद का काम है कानून का निर्माण करना। संसद का काम है कानून का निर्माण करना। संसद के लोकसभा और राज्यसभा में क्या है, कोई एक्ट और बिल लाया जाता है, वहां से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद कानून का रूप धारण कर लेता है। अब यदि मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा की किसी सदन में कोई एक्ट और बिल लाया जा रहा है और उस एक्ट और बिल को लेकर दोनों सदनों में कोई सहमति नहीं बन पा रही, असहमति बन पा रही है, कोई ऐसा संशोधन हो गया जो दोनों सदन आपस में सहमति नहीं जता पा रहे हैं, तो परिस्थितियां क्या है वो देखते हैं। तो अगर संसद के दोनों सदनों की बात करें तो संसद के किसी एक सदन द्वारा कोई विधेयक पारित करके दूसरे सदन में भेजा जाता है और दूसरा सदन उस विधेयक को क्या करे, अस्वीकार कर दे। क्या करते दोस्तों, अस्वीकार कर दे। एक सदन द्वारा पारित करके विधेयक दूसरे सदन को भेजा गया और दूसरा सदन क्या किया, उस विधेयक को अस्वीकार कर दिया। पहली परिस्थिति हो गई। दूसरी परिस्थिति क्या है, विधेयकों में किए गए संशोधनों के बारे में, विधेयकों में किए गए संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हैं। तो जो संशोधन किया गया है उसके संदर्भ में क्या असहमत है, असहमत है। जो विधेयक में संशोधन प्रस्तुत किया गया है लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा, उसमें जो आपस में कोई तालमेल नहीं बैठ रहा। तो विधेयकों में किए गए संशोधनों के बारे में दोनों सदन क्या सहमति व्यक्त कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों और क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, यदि एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा 6 माह से अधिक समय तक क्या है, रोक लिया गया, तो 6 माह से अधिक समय तक रोक लिया गया, 6 माह से अधिक, तो 6 माह से अधिक समय तक क्या दोस्तों रोक लिया गया। तो ये 3 परिस्थितियां हैं जब राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को आहूत किया जाता है, क्योंकि संसद के सदनों का काम है एक्ट और बिल को पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजे, राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति दे देंगे और कानून का रूप बनेगा और पूरे भारत में क्या होगा, लागू होगा। लेकिन अब कानून ही नहीं बन पा रहा है, व्यवधान आ गया है। तो संसद सही ढंग से कार्य कर सके इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सिटिंग जो है अनुच्छेद 108 के तहत जो है राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। अब संसद को आहूत करेंगे तो आहूत की एक तिथि निर्धारित कर देते हैं कि इस तिथि को जो है, इस तिथि को क्या है, इस तिथि को संसद का संयुक्त बैठक, इस तिथि को क्या है, संसद का संयुक्त बैठक होगा। और अगर संजोग से उस तिथि से पहले लोकसभा का विघटन हो जाता है, उसके बावजूद भी, लोकसभा का विघटन होने के बावजूद भी संसद का जो संयुक्त बैठक है वह होगा, क्योंकि राष्ट्रपति ने लोकसभा के विघटन से पहले ही ऐसा लोक अधिसूचना जारी कर दिया गया था कि इस तिथि को क्या है, संयुक्त बैठक का आयोजन होगा। तो संयुक्त बैठक का आयोजन होगा, इसलिए जो है लोकसभा के विघटन के बावजूद भी संयुक्त बैठक क्या होगा, आयोजित होगा। क्यों आयोजित होगा, क्योंकि लोकसभा के विघटन से पहले ही संयुक्त बैठक को आहूत करने की सूचना जो तिथि निर्धारित कर दिया गया था राष्ट्रपति जी के द्वारा। अब संयुक्त बैठक में उस विधेयक पे, जो लंबित विधेयक था जिसपे समाधान नहीं हो पा रहा था, सहमति नहीं बन पा रही थी, उस विधेयक पर चर्चा विचार विमर्श चलता है और जो भी संशोधन प्रस्तुत किया जाना रहता है वो होने के बाद लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों की जो सदस्य संख्या है सबकी उपस्थिति में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल बहुमत। तो यहाँ पर 2 चीजें ध्यान देना, उपस्थित और मत देने वाले, जितने लोग उस संयुक्त बैठक में उपस्थित हुए, उपस्थित और मत देने वाले, ठीक है। तो उस संयुक्त बैठक में लोकसभा और राज्यसभा के जितने सदस्य उपस्थित हुए हैं उसमें उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत प्रस्ताव द्वारा जो है उस विधेयक को क्या है, पारित कर दिया जाता है। बहुमत प्रस्ताव और संकल्प के माध्यम से क्या है, उस विधेयक को क्या है, पारित कर दिया जाता है। और इस प्रकार से पारित विधेयक यह माना जाएगा कि वह लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के द्वारा जो है विशेष बहुमत से पारित हुआ है। विशेष बहुमत से नहीं, मतलब जिस तरीके से पारित होना चाहिए उस तरीके से यह चीजें। तो यहाँ पर देखेंगे अभी चूंकि लोकसभा की जो सदस्य संख्या क्या है, अधिक है। लोकसभा की अगर क्षमता की बात करें 552 है, और अगर वैसे जो है कितने हम लोग मतलब वाकई में वास्तविक रूप से लोकसभा में हैं तो 543 सदस्य हैं। तो जो 543 है, और अगर बात किया जाए राज्यसभा में
तो क्षमता तो 250 की है, लेकिन 245 ही मतलब वर्तमान में है सदस्य संख्या के रूप में। अब देखेंगे लोकसभा में कितना है, 543 है, और राज्यसभा में कितना है, 245। एक क्या है दोस्तों, लोकसभा में, एक क्या है लोकसभा में है, और एक क्या है दोस्तों, राज्यसभा में। तो अब देखेंगे स्वाभाविक रूप से लोकसभा की जो सदस्य संख्या क्या है, ज्यादा है। तो जब संयुक्त बैठक होगा तो दोनों सदनों के सदस्य आएंगे, तो ये सामान्यतः होता है, विधेयक जो होता है बहुमत से पारित हो जाता है। मतलब 543 और 245 दोनों का जो बहुमत होगा उपस्थित है, इसका सदस्य संख्या का बहुमत नहीं लिया जाता है। अब हो सकता है 543 में मान लीजिए 300 लोग ही उपस्थित हुए हैं, इस 245 में मान लीजिए 150 लोग ही उपस्थित हुए हैं संयुक्त बैठक में। तो जितने लोग संयुक्त बैठक में उपस्थित होंगे तो उपस्थित और मत देने वाले का क्या है, बहुमत होगा। ठीक है, तो ये चीज मान लिया, आपको ध्यान में रखना है कि संयुक्त बैठक में जो उपस्थित होंगे और जो मत देंगे उसका क्या है, 50% प्लस 1 ये बहुमत होना चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में दोनों सदनों के जो सदस्यगण जो उपस्थित होते हैं और जो मत देते हैं उसका क्या है, बहुमत प्रस्ताव के द्वारा उस विधेयक को पारित कर दिया जाता है। और इस प्रकार से माना जाता है कि वह लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के द्वारा जो है उस विधेयक को पारित कर दिया गया है। ये चीजें हो गया दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। अब भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, बताइए, पांचवा क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरीके से होता है। ए ऑप्शन दिया केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, बी ऑप्शन केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा, सी ऑप्शन केवल राज्यों की विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा, डी ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। बताइए क्या आंसर सही है, बताइए दोस्तों। तो इसमें ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा डी, राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के जो है निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। और अगर हम बात करें राष्ट्रपति की जो निर्वाचक मंडल है, तो राष्ट्रपति की जो निर्वाचक मंडल का उल्लेख अनुच्छेद 54 में किया गया है। राष्ट्रपति का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है वह अनुच्छेद 54 में है। इसमें एक निर्वाचक मंडल होता है, ठीक है। इस निर्वाचन मंडल में जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से एकल संक्रमणी मत की प्रक्रिया के माध्यम से जो है चुनाव किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, राज्यसभा और लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे, फिर राज्यों के जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, प्लस इसमें दो चीजें और लिख लीजिए, ये ऑप्शन सही है लेकिन आपको एक्स्ट्रा हम बता रहे हैं, पुडुचेरी और दिल्ली, दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी, पुडुचेरी निर्वाचित, पुडुचेरी विधानसभा के, पुडुचेरी विधानसभा के, पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य हैं, क्या दोस्तों, निर्वाचित सदस्य। तो ये जो है अनुच्छेद 54 से हमको पता चलता है दोस्तों कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन लोग भाग लेते हैं। तो वहां पर राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य, यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, जो इलेक्टेड मेंबर हैं निर्वाचित सदस्यों द्वारा, और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा जो निर्वाचन मंडल बनता है उनके द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणी मत हस्तांतरण की विधि के माध्यम से किया जाता है। इसमें जो उम्मीदवार, राष्ट्रपति के जितने लोग उम्मीदवार होते हैं, राष्ट्रपति का एक राष्ट्रपति चुने जाएंगे और उसमें जो लोग उम्मीदवारी करते हैं उनमें जो वरीयता क्रम दिया जाता है, जो सदस्य होते हैं चुनने वाले उनके द्वारा प्रेफरेंस दिया जाता है, और इसीलिए कहा गया एकल संक्रमणी मत। यहाँ पर एक ही वोट क्या होता है, ट्रांसफर होता रहता है वरीयता क्रम के आधार पर। तो वो चीजें हैं। तो भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, और दिल्ली और पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। ये चीजें क्लियर हो गया दोस्तों। छठा क्वेश्चन पे आते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, पढ़िए। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। अब देखिए ऐसी परिस्थिति बन जाए जब राष्ट्रपति भी उपलब्ध ना हो, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो,
मतलब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों का पद क्या है, खाली है। उस स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका किसके द्वारा निभाया जाएगा? ए ऑप्शन दिया राज्यसभा का उपसभापति, बी ऑप्शन है लोकसभा का अध्यक्ष, सी ऑप्शन उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, डी ऑप्शन है भारत का महान्यायवादी। बताइए दोस्तों सही ऑप्शन क्या होगा? तो छठे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय का जो है मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जो उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है वे कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका में रहते हैं। ठीक है, और ऐसा सौभाग्य एक ही लोगों को मिला है, एक ही मुख्य न्यायाधीश को मिला है, भारत के एक ही मुख्य न्यायाधीश को मिला है। वे कौन है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। कौन है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह। जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी हैं उन्हीं को जो है वही जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका में रहे हैं। भारतीय संविधान में प्रोविजंस दिया गया है यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है, उपराष्ट्रपति उपस्थित नहीं है, या तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन भूमिका निभाएगा? तो जो भारत के जो उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनके द्वारा जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया जाएगा। तो इस प्रकार हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही होगा। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है भारत के ऐसे मतलब उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पहले हैं जो इस पद को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं। आते हैं हम सातवें क्वेश्चन पे। सातवां क्वेश्चन क्या? भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया। अब देखिए महाभियोग का मतलब है कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया से रिलेटेड है। अब देखिए कैसी है प्रक्रिया? राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस पद्धति की है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, कार्यपालिका प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है कि विधायी प्रक्रिया है? बताइए दोस्तों इस एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अब देखिए भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग इम्पीचमेंट कब लाया जाता है? अगर संविधान में प्रोविजन किया गया, संविधान में यदि राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है, संविधान का अतिक्रमण किया गया है, तब संसद की किसी भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाकर उनको हटाने की प्रक्रिया आरंभ की जा सकती है। तो पहला नंबर तो महाभियोग कब लाया जाएगा? तो संविधान के अतिक्रमण पर है। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना, कब लाया जाएगा? संविधान के अतिक्रमण पर है। संविधान के अति, ठीक है, तो संविधान के जो अतिक्रमण पर क्या है लाया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा अगर संविधान का अतिक्रमण किया जा रहा है, संविधान के प्रावधानों को उल्लंघन किया गया है तो लाया जाएगा। ठीक है, अब ये संसद के किसी भी सदन में लाया जाएगा। महाभियोग प्रस्ताव क्या है? संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा में लाइए या राज्यसभा में लाइए, बात खत्म। लाने के लिए क्या है? उस सदन के 1/4 सदस्यों के द्वारा उस प्रस्ताव पे हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। कितने सदस्यों के द्वारा? 1/4 सदस्य के द्वारा। उस सदन के, जिस सदन में लाया जा रहा है, उस सदन के 1/4 सदस्यों के द्वारा उस महाभियोग प्रस्ताव पे हस्ताक्षर किया जाएगा और 14 दिन पूर्व, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इस बारे में सूचना दे दी जाएगी उस लिखित प्रस्ताव के बारे में। 14 दिन पूर्व सूचना जो है राष्ट्रपति को दी जाएगी। 14 दिन पूर्व क्या है? सूचना। ये दो चीज पहले होगा, शर्त है महाभियोग किसी भी सदन में लाने से पहले उस सदन के 1/4 सदस्यों के द्वारा उस प्रस्ताव पे हस्ताक्षर युक्त लिखित योग हटाने की महाभियोग की बात है, उससे संदर्भ में जो सूचना 14 दिन पूर्व क्या राष्ट्रपति को दे दी जाएगी। अब फिर उस महाभियोग प्रस्ताव को जो है, उस प्रस्ताव को उस सदन में लाया जाता है जहां पर उसको आरंभ करने की बात की गई है। यदि उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित कर दी है, यदि सदन की कुल सदस्य संख्या, सदन की कुल सदस्य संख्या के, सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत, कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा
प्रस्ताव प्रस्ताव क्या है, पास किया जाए, पास किया जाए, पारित किया जाए, ठीक है, पारित किया जाए। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। तो जो महाभियोग प्रस्ताव एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग प्रस्ताव कब लाया जाता है, यदि राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया गया तब लाया जाएगा। यह संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जिस सदन में लाया जाएगा उस सदन के एक चौथाई सदस्यों के द्वारा उस प्रस्ताव पे हस्ताक्षर करके 14 दिन पहले उस प्रस्ताव के बारे में राष्ट्रपति को सूचना दे दी जाएगी। फिर उसके बाद उस सदन में जिसमें आरंभ किया गया है उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव को पारित किया जाता है। फिर उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन के द्वारा इस आरोपों की, संविधान के अतिक्रमण का जो आरोप लगा है राष्ट्रपति पर, उसका जांच किया जाता है और दूसरे सदन में राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है, अपने जो है अपने पक्ष को है रख सकता है। और दूसरे सदन के द्वारा यदि आरोप सही पाया जाता है तो सदन उस सदन के दूसरे सदन की जो कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा उस प्रस्ताव को पारित करने के बाद उस तिथि को, जिस दिन वह पारित हो जाएगा उस तिथि से राष्ट्रपति का अपने पद से क्या है, हट जाएंगे। ये चीजें महाभियोग की प्रक्रिया। तो यहाँ पर महाभारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 8वां क्वेश्चन क्या है, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। तो प्रेसिडेंट के द्वारा किसका अपॉइंटमेंट नहीं किया जाता है, बताइए। 8वां क्वेश्चन, ए है ऑप्शन प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, सी ऑप्शन है राज्यपाल, डी ऑप्शन महान्यायवादी। बताइए दोस्तों क्या ऑप्शन सही है, कौन सा। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है, तो राष्ट्रपति जो है किसकी नियुक्ति नहीं करता है, उपराष्ट्रपति की। ठीक है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का क्या होता है, निर्वाचन होता है, किसके द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा क्या है, चुनाव मतलब निर्वाचित किया जाता है इनके माध्यम से। प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट किया जाता है, इस चीज तो आपको आइडिया होगा ही। अनुच्छेद 75 का क्लास 1 जो है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल, तो राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल का भी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 155 अगर पढ़ेंगे वहां लिखा गया है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। महान्यायवादी, तो महान्यायवादी जो है अनुच्छेद 76 76 महान्यायवादी पद का उल्लेख है। और महान्यायवादी का जो अपॉइंटमेंट है, नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। तो प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट अनुच्छेद 75 क्लास 1 के तहत किया जाता है। राज्यपाल का अपॉइंटमेंट अनुच्छेद 155 के तहत किया जाता है। महान्यायवादी का जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उनका अपॉइंटमेंट अनुच्छेद 76 के तहत किया जाता है। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा मिलकर। और इसका जिक्र किया गया है राष्ट्रपति का जो निर्वाचन का, क्या दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन है, इसको हमको कहाँ मिलता है, किस अनुच्छेद में मिलता है, तो जो अनुच्छेद 66 है, अनुच्छेद 66 में जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात की गई है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा क्या है, किया जाता है। ठीक है, संसद के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा क्या है, मिलकर किया जाता है। तो इस प्रकार भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है, तो उपराष्ट्रपति का नियुक्ति नहीं करता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इसका उल्लेख हमको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में किया गया। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति है। अब राष्ट्रपति की जो क्षमा की शक्ति किस प्रकार की शक्ति के अंतर्गत आता है, विधायी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर सही होगा। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति किस प्रकार की शक्ति है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्या है, न्यायिक शक्ति है। क्या है, न्यायिक शक्ति। तो राष्ट्रपति जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत 5 प्रकार के प्रोविजंस मतलब दिए गए हैं,
5 प्रकार की जो है राहत देता है। किसको राहत देगा? अगर कोई व्यक्ति अपराध किया है, अपराध के कारण उसको कोई दंड दिया गया है, तो उस अपराधी व्यक्ति को जो सजा दिया गया है उसको जो है माफ कर सकते हैं। तो अपराधी व्यक्ति को जो सजा से मुक्त करना, अपराधी व्यक्ति को सजा की प्रकृति को बदल देना, अपराधी जो व्यक्ति है उसको जो सजा दिया गया है, दोषी व्यक्ति को जो सजा दिया गया है न्यायालय के द्वारा, उसमें जो है कमी कर सकते हैं। किसके द्वारा किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा। किसी अपराध किए जाने पर, कोई व्यक्ति अपराध किया, उसके लिए उसको दंड मिला है, उस दंड से मुक्ति या उस दंड की प्रकृति में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। तो ये 5 प्रकार का आपको देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 72 है, यह राष्ट्रपति की क्या है? क्षमा की शक्ति से रिलेटेड है। कहाँ है? जो राष्ट्रपति का क्षमादान है, राष्ट्रपति का जो क्षमादान है, ठीक है, राष्ट्रपति का जो क्षमादान है, इसमें किसमें मिला है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में। अब इसमें देखेंगे दोस्तों 5 प्रकार की जो है। एक तो पहला क्षमादान ही है। क्षमादान का मतलब अगर किसी अपराधी व्यक्ति को जो है, जिसको न्यायालय के द्वारा दंडित किया गया है, अगर राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान दे दिया गया, तो उसको जो भी दंड दिया गया था, उसको जो भी सजा दिया गया था, उस सजा से पूर्णतः क्या होता है? वह मुक्त हो जाता है। तो क्षमादान जब दे दिया गया तो वह दंड से मुक्त हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? दंड से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। क्या होगा दोस्तों? दंड से वह पूर्णतः क्या होता है? मुक्त हो जाता है। जो अपराधी व्यक्ति है, जिसको दंड दिया गया है, अगर राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान दे दिया गया तो वह दंड से पूर्णतः क्या होगा? मुक्त हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है दोस्तों? लघुकरण है। लघुकरण का हो गया मतलब दंड की प्रकृति को क्या है? राष्ट्रपति जी के द्वारा बदल दिया जाता है। क्या है? दंड की प्रकृति को बदल देना है। दंड की प्रकृति को बदल देना है। दंड की प्रकृति को क्या है? बदल देना। दंड की प्रकृति को बदलने का मतलब उसका नेचर आप बदल दिया गया। जैसे मान लिया अगर किसी को मृत्यु दंड मिला है, तो मृत्यु दंड को एक किस में बदल देंगे? आजीवन कारावास में। जैसे मान लीजिए किसी को मृत्यु दंड मिला है, तो मृत्यु दंड को किसमें बदल दिया गया? आजीवन कारावास में। आजीवन कारावास में बदल दिया गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको? और अगर किसी को कठोर कारावास की सजा मिला है, तो कठोर कारावास को साधारण कारावास में क्या है? बदल दिया जाता है। क्षमादान हो गया। क्षमादान मतलब पार्डन, पार्डन कर दिया गया राष्ट्रपति को। और लघुकरण कम्यूटेशन, कम्यूटेशन। ठीक है दोस्तों, ये चीजें क्लियर हो गया। और इसमें जो 3 प्रकार के और जो क्षमादान उसमें है वो देख लेते हैं। देखिए, एक तो हमने देख लिया क्षमादान, एक लघुकरण हो गया, एक क्या होता है? परिहार। एक क्या है दोस्तों? परिहार। तो राष्ट्रपति के द्वारा जब परिहार किया जाएगा, रिमिशन, तो रिमिशन में क्या होता है? कोई अपराधी व्यक्ति है, उसको न्यायालय के द्वारा दंडित किया गया है। अगर न्यायालय के द्वारा 5 साल का सजा दिया गया है, 5 साल का कारावास दिया गया है, तो उसको जो है परिहार प्रस्ताव के माध्यम से क्या कर दिया जाएगा? 5 साल की अवधि को घटा के 2 साल की कारावास कर दिया जा सकता है। तो यहाँ होता है दंड की अवधि को घटाना है। दंड की अवधि को क्या है? दंड की अवधि को क्या है? घटाना है। दंड की अवधि को क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर घटा दिया जाता है। मान लीजिए 5 साल की कारावास है, तो 5 साल की कारावास को किसमें? 2 साल की कारावास में बदल दिया गया। 5 साल की कारावास को 5 साल की कारावास को 2 साल की कारावास में क्या है? बदल दिया गया। 2 साल के कारावास में 2 साल के कारावास में बदलना है। ठीक है, तो ये हो गया परिहार, मतलब दंड की अवधि को क्या कर दिया गया दोस्तों? कम कर दिया गया। तो परिहार के प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति, कोई अपराधी व्यक्ति है, उसको जो दंड मिला था, उस दंड की अवधि को क्या कर दिया गया? घटा दिया गया। और 5 साल की कारावास को मान ली 2 साल की कारावास में बदल दिया गया। ऐसा किया जा सकता है। फिर परिहार के बाद हम लोग देखते हैं जो विराम है, विराम रिस्पाइट, विराम रिस्पाइट हो गया दोस्तों। अब यह कब होता है? रिस्पाइट कब दिया जाता है? दंड के जो होता है, मान लीजिए जो मूल सजा के स्वरूप में क्या है? परिवर्तन किया। मूल सजा में परिवर्तन लाना, मूल सजा में परिवर्तन लाना है, मूल सजा में परिवर्तन लाना। और ये विशेष परिस्थिति में होता है। मूल सजा में क्या है? परिवर्तन लाना। अगर मान लीजिए किसी महिला को
किसी अपराध के लिए दंडित किया गया है न्यायालय के द्वारा, तो उसके गर्भावस्था के कारण की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जो है उसकी जो सजा में क्या है परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, ये विराम है, मान लीजिए ये स्थिति के आधार पे क्या है परिवर्तन आ जाता है, मूल सजा में परिवर्तन लाना। ये जो होता है, जैसे मान लीजिए किसी महिला को सजा दिया गया, उसकी गर्भावस्था के कारण जो उत्पन्न परिस्थितियां हैं उस वजह से जो है सजा में क्या दंड में परिवर्तन लाया जाता है। तो यह क्या है विराम में रिस्पाइट, इसलिए कुछ समय के लिए, अस्थायी समय के लिए या कुछ समय के लिए क्या है दंड को क्या रोक दिया जाता है, उसमें कुछ परिवर्तन ला दिया जाता है। ये चीजें हो गया विराम। और एक होता है परविलंबन, परविलंबन। ठीक है, परविलंबन मतलब हो गया रिप्रीव, रिप्रीव परविलंबन। तो रिप्रीव, तो रिप्रीव में क्या किया जाता है, यहाँ पर मान लीजिए किसी को मृत्युदंड मिला हुआ है, फांसी की सजा मिली हुई है किसी को, तो वो जो दया याचिका राष्ट्रपति के पास अपना दया याचिका भेज सके और उस पर निर्णय हो, तो उसके लिए किसी मृत्युदंड अगर किसी व्यक्ति को मिला है तो उसके निष्पादन पे क्या है कुछ अस्थायी समय के लिए रोक दिया जाता है। तो दंड के निष्पादन को रोकना, दंड के निष्पादन को, दंड के निष्पादन को अस्थायी समय के लिए रोकना, दंड के निष्पादन को अस्थायी समय के लिए क्या है, अस्थायी समय के लिए रोकना, अस्थायी समय के लिए क्या है दोस्तों रोकना। तो मान लीजिए किसी को अगर मान लीजिए मृत्युदंड मिला हुआ है तो उसको फांसी पे नहीं लटकाया जाएगा, तुरंत उसको कुछ समय दिया जाएगा कि राष्ट्रपति के पास वो अपनी दया याचिका भेज सके, और जब तक राष्ट्रपति के द्वारा निर्णय नहीं ले लिया जाता है तब तक उसको जो है मृत्युदंड नहीं दिया जाता है। तो प्रविलिंबन तब जारी किया जाता है। प्रविलिंबन के माध्यम से क्या किया जाता है, प्रविलिंबन के माध्यम से दंड के निष्पादन को जो है अस्थायी समय के लिए क्या है रोक दिया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं राष्ट्रपति का जो क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत, उसमें 5 प्रकार का है। क्षमा से क्या होता है, क्षमादान अगर दे दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा तो अपराधी क्या है दंड से पूर्णतः क्या है मुक्त हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए क्षमादान से दंड से पूर्णतः मुक्त हो जाएगा। लघुकरण में क्या होता है, दंड की प्रकृति को बदल दिया जाता है। मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया गया, कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल दिया जाता है। ये चीज यहाँ से हम देखेंगे। और यहाँ पर परिहार में क्या होता है, दंड की अवधि को घटा दिया जाता है, 5 साल के कारावास को 2 साल के कारावास में बदल दिया जाता है। विराम रिस्पाइट में मूल सजा में परिवर्तन लाना है। तो एक व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अगर किसी महिला को कोई दंड दिया गया है तो उसकी गर्भावस्था के कारण जो है परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सजा में क्या चेंजिंग लाया जा सकता है। प्रतिबिंबन जो है रिप्रीव या दंड के निष्पादन को अस्थायी समय के लिए रोक दिया जाता है। अगर मान ली किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है तो फांसी पे लटकाने से पहले जो है वह उसकी दया याचिका राष्ट्रपति के द्वारा सुन ली जाए तो उतना जो है समय दे दिया जाता है। ये चीजें रिप्रीव के अंतर्गत आती हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर इसलिए इसको बताए हैं क्योंकि ये मिलान की तरफ आ सकता है। मिलान के लिए कि मान लीजिए एक तरफ जो सब्जेक्ट है, मान लीजिए लघुकरण है, विराम है, परिहार एक तरफ दे दिया गया और दूसरी तरफ जो है विषय दे दिया गया कि किस विषय से रिलेटेड है। मान लीजिए यहाँ पर एक तरफ विषय दे दिया गया, एक तरफ जो मान लीजिए प्रस्ताव जो होता है कि विराम है कि लघुकरण है कि परिविलंबन है, और मिलान करने के लिए आ सकता आया भी हुआ है। अगर पीवाईक्यू आप सॉल्व किए होंगे तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको डिटेल में आपको बता देंगे। तो राष्ट्रपति की जो क्षमा आदि की शक्ति क्या है, वह क्या है, एक न्यायिक शक्ति है। तो इस तरीके का हम लोग देख लिए। आते हैं, इसको तो हो ही गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 10वें नंबर का क्वेश्चन क्या था। 10वें में देखेंगे भारत के उपराष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं, बताइए क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन हमको लग रहा कर लेना चाहिए आपको, क्योंकि इसका हिंट आपको पीछे के क्वेश्चन हम दे चुके हैं। भारत के उपराष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं, इलेक्शन इलेक्टेड किसके द्वारा होते हैं, बताइए। पहला ऑप्शन दिया है संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य द्वारा, सी ऑप्शन दिया राज्यसभा के और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य द्वारा, डी ऑप्शन दिया राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, किसके द्वारा किया, बताइए दोस्तों। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी ऑप्शन सही हो गया, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। जो संसद लोकसभा और राज्यसभा के जो दोनों सदनों के जो कुल सदस्यों के द्वारा मिलकर क्या है
भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत, एकल संक्रमणी मत हस्तांतरण जो प्रणाली है, और गुप्त मतदान होता है। अब देखिए यहाँ पर संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा होगा। हो सकता है कई लोग ये लगाए हैं पहला ऑप्शन, संसद के दोनों सदनों को केवल निर्वाचित सदस्य द्वारा, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि संसद के दोनों सदनों को जो सभी सदस्य होते भाग लेते हैं, चाहे वह मनोनीत हो या निर्वाचित हो, सभी सदस्य क्या है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या है भाग लेते हैं। तो हमारा 10वें क्वेश्चन के बी ऑप्शन सही हो गया, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं, तो राष्ट्रपति को कौन सा संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेजेस नहीं मिला हुआ है, बताइए। पहला ऑप्शन कह रहा है साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, बी ऑप्शन है वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, सी ऑप्शन दिया लोकसभा को भंग करना, डी ऑप्शन दिया प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें कौन सा प्रावधान ऐसा है जो राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। सही आंसर हो गया इसमें बी। सही आंसर क्या हो गया दोस्तों बी, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना है। तो राष्ट्रपति जो है फाइनेंशियल बिल को जो है पुनर्विचार हेतु लौटा नहीं सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया सही ऑप्शन हो गया, क्योंकि ये संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। वित्तीय बिल को वह पुनर्विचार हेतु लौटा नहीं सकते हैं। फाइनेंशियल जो बिल होता है वित्तीय बिल को वह अनुमति देंगे या अनुमति रोक सकते हैं, उनके पास केवल दो विकल्प हैं, या तो अनुमति दे देंगे या तो अनुमति रोक लेंगे, लेकिन वह पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते हैं, ठीक है। अब ये साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना ये सही है, क्योंकि साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाया जा सकता है। हम बात करते हैं जब अनुच्छेद 74 का क्लास 1 ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो राष्ट्रपति है वह मंत्रिपरिषद के सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, संसद के द्वारा जो पारित विधेयक उसको क्या पुनर्विचार के लिए सदन को एक बार लौटा सकते हैं। ये सब चीजें वहां पर प्रोविजंस की गई है। तो साधारण बिल क्या होता है दोस्तों, साधारण बिल ऐसा बिल होता है जो न तो मनी बिल हो न है फाइनेंशियल बिल, न तो वित्त विधेयक हो न तो धन विधेयक हो, तो क्या वो सब क्या साधारण बिल कहलाते हैं, ठीक है। ये चीज आपको साधारण बिल जब सदन में लाया जाता है तो उसके लिए राष्ट्रपति की अनुशंसा राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी नहीं लेनी होती है, ठीक है। लेकिन अगर फाइनेंस बिल लाना है मनी बिल लाना है तो उसके लिए राष्ट्रपति की पहले से मंजूरी लेना पड़ता है, तब सदन में लाया जाता है। अगली लोकसभा को भंग करना, तो लोकसभा को राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जाता है। ये कहाँ जिक्र किया गया है, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 85 है, भारतीय संविधान को जो अनुच्छेद 85 वहां पर यह जिक्र किया गया है कि लोकसभा को क्या है राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, तो यह भी संवैधानिक विशेषाधिकार है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 75 का क्लास 1 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 75 का क्लास 1 क्या कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ये चीजें आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर दोस्तों आपको बता दें ये जो फाइनेंस बिल होता है ये दो टाइप का होता है, फाइनेंस बिल 1 फाइनेंस बिल 2। यहाँ पर एक चीजें हैं, यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट और आपको डिटेल कर देते हैं हल्का सा। देखिए जो मनी बिल होता है दोस्तों, मनी बिल धन विधेयक, जो मनी बिल है और जो फाइनेंशियल बिल है, क्या दोस्तों जो फाइनेंशियल बिल है ये जो दोनों सदन में कहाँ आएंगे लोकसभा में आते हैं। तो मालूम है मनी बिल का उल्लेख कहाँ किया गया अनुच्छेद 110 में किया गया, फाइनेंशियल बिल का उल्लेख अनुच्छेद 117 में किया गया। ये धन विधेयक हो गया, क्या हो गया दोस्तों ये धन विधेयक हो गया, और क्या हो गया वित्त विधेयक हो गया। और राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति किस अनुच्छेद के तहत देते हैं, तो अनुच्छेद 111 कहते हैं राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति देते हैं। राष्ट्रपति क्या है विधेयक पर अनुमति देते हैं, किसी भी विधेयक पर अनुमति देंगे या अनुमति रोक लेंगे, राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति क्या है देते हैं। वह अनुमति दे भी सकते हैं रोक भी सकते हैं, ये सब चीजें, और पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकते हैं। लेकिन जो धन विधेयक होता है और वित्त विधेयक होता है उसको पुनर्विचार के लिए लौटाया नहीं जा सकता,
राष्ट्रपति के द्वारा धन विधेयक और वित्त विधेयक पर अनुमति दे सकते हैं, अनुमति रोक सकते हैं। इनके पास सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं, अनुमति देते हैं या रोक लेते हैं। ठीक है, तो जो धन विधेयक और वित्त विधेयक में अनुमति देंगे या तो अनुमति रोक लेंगे, लेकिन वह पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो पुनर्विचार के लिए जो है, पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते। ये चीज आप ध्यान, अनुमति दे सकते हैं और अनुमति रोक सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते हैं। और धन विधेयक और वित्त विधेयक को जो है लोकसभा में ही केवल लाया जाता है, मतलब इसको लोकसभा में ही आरंभ किया जा सकता है और राष्ट्रपति की पहले से अनुशंसा मंजूरी लेनी पड़ती है। एक पॉइंट और यहाँ से आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, जो संविधान संशोधन विधेयक होता है, संविधान संशोधन विधेयक क्या है? संविधान संशोधन विधेयक। तो जो संविधान संशोधन विधेयक होता है वो किस अनुच्छेद के तहत पारित किया जाता है संसद में? जो अनुच्छेद 368 है। तो अनुच्छेद जो 368 से प्राप्त शक्ति का उपयोग करते हुए संसद के द्वारा क्या है? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद जो है 368, भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 368 है वहां से शक्ति प्राप्त करते हुए संसद के द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जाता है। तो यहाँ संसद द्वारा जो है संसद द्वारा क्या किया जाता है? संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जाता है। संविधान संशोधन विधेयक क्या है? पारित किया जाता है। संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जाता है। तो संसद द्वारा क्या है? संविधान संशोधन विधेयक क्या है दोस्तों? पारित किया जाता है। अनुच्छेद 368 के तहत जो है संसद द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जाता है। और संविधान संशोधन विधेयक पारित करके जब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? उस विधेयक क्या करेंगे? अनुमति ही देंगे। क्या करेंगे? राष्ट्रपति अनुमति ही देंगे। राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए क्या है? बाध्य है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए क्या है? बाध्य है। अनुमति देने के लिए क्या है दोस्तों? बाध्य है। ये प्रोविजंस किया गया था। और ये प्रोविजंस आया कहाँ था? 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971, 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 के द्वारा इस प्रोविजंस को जोड़ा जाता है। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उस समय, इंदिरा गांधी जी की सरकार के समय जो है 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा एक प्रोविजन किया गया कि यदि संसद के द्वारा अनुच्छेद 368 से प्राप्त शक्ति का उपयोग करके संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी अनुमति देने के लिए क्या है? वह बाध्य है। ये इतना चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो इनके पास, राष्ट्रपति के पास संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में सिर्फ एक ही ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? कि वह उस पर अनुमति देंगे। ये चीजें क्लियर हो गया। और यहाँ पर हमने देखा जो मनी बिल है और जो फाइनेंशियल बिल है उस पर राष्ट्रपति के पास दो ऑप्शन है, या तो अनुमति देंगे या तो अनुमति रोक लेंगे, और वह पुनर्विचार के लिए भेज नहीं सकते। ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देख लिया। निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? तो वह वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, यह राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है। वह फाइनेंस बिल को क्या है? अनुमति रोक सकते हैं या अनुमति दे सकते हैं, लेकिन वे पुनर्विचार के लिए कभी भेज नहीं सकते हैं। तो पूछ रहा कौन सा सही नहीं है? राष्ट्रपति का नहीं है विशेषाधिकार, यही हो जाएगा वित्तीय बिल का पुनर्विचार हेतु ए लौटाना। यही क्या हो जाएगा? ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये आप चीजें देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, क्या कह रहा है? कथन दिया हुआ है राष्ट्रपति क्या है? संसद का भाग है। कारण क्या दिया है? संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न से कौन सा एक कथन सही है? दिया हुआ ABCD, ए ऑप्शन दिया ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ऑप्शन दिया ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ऑप्शन है ए सत्य है परंतु आर गलत है। डी ऑप्शन दिया हुआ ए गलत है परंतु आर सही है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देखिए यहाँ पर
कथन क्या दिया, और राष्ट्रपति क्या है, संसद का भाग है। तो अगर हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 की बात करें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 क्या कहता है कि संसद के तीन अंग हैं। संसद के क्या है, तीन अंग है। संसद तीन भागों से मिलकर बना हुआ है, एक लोकसभा, राज्यसभा और किससे मिलकर बना हुआ है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। तो संसद की क्या है, तीन भाग है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 हमें बताता है कि संसद के क्या है, तीन भाग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इससे हमारा पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया, राष्ट्रपति संसद का भाग है। हाँ, संसद का क्या है, भाग है। देखिए कार्ड क्या कह रहा है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के क्या है, कानून नहीं बन सकता। अब देखिए, तो संसद के किसी भी सदन में जो कोई एक्ट और बिल लाया जाता है, कोई एक्ट लाया गया है, कोई बिल लाया गया, अब यहाँ से पारित करने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, और जब राष्ट्रपति इस पे स्वीकृति दे देते हैं तो वह और एक्ट और बिल क्या है, ला बन जाता है, कानून का रूप क्या है, धारण कर लेता है। और जब तक अनुमति नहीं देते हैं तब तक वह एक्ट और बिल कानून नहीं बन पाता है। तो वही कह रहा, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता है। इसका मतलब जो कारण दिया वो भी सही है, और जो कारण है वह कथन को सही रूप से क्या है, स्पष्टीकरण कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इस प्रकार ए तथा आर दोनों सही है, और आर क्या है, ए का सही स्पष्टीकरण है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।